जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण रहेगा वो हमारा जो है यूपी टेट के लिए रहेगा। जो भी छात्र अभी देने वाले हैं यूपी टेट, ठीक है, उनके लिए जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इनमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार रखे गए हैं, ये थोड़ा जो है सीटेट के लिए कम इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो जो है फैक्चुअल बेस रहते हैं, यानी कि फैक्ट बेस रहता है। ठीक है, और बल्कि सीटेट में क्या रहता है, उसमें पूरा हमको जो है पढ़ना पड़ता है कि कौन सा इसमें से जो है बिल्कुल प्रियोरिटी वाइज जो है सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर जो है अपना सीटेट क्वालिफाइड जो हूँ, मतलब सीटेट क्वालिफाइड किया हूँ अपना। और जो ये क्वेश्चन रहेगा वो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है। प्याजे के अनुसार जो है, जो उनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, उसमें जो है आपसे पूछ रहा कि थर्ड स्टेज जो है कौन सा था उनका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो फोर्थ दिया गया है संवेदी गामक अवस्था। तो देखो ध्यान से, जो प्याजे भाई साहब का जो इन्होंने दिया था अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनमें जो है जो सबसे पहला स्टेज था वो हमारा था सेंसरी मोटर, और जो दूसरा स्टेज था वो हमारा था प्री ऑपरेशनल, और जो हमारा तीसरा स्टेज था वो हमारा कॉन्क्रीट था, और जो चौथा स्टेज था हमारा वो फॉर्मल था। आपसे पूछा कि तीसरा स्टेज कौन था, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास, द राइटर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द राइटर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनके जो है लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है स्किनर, ऑप्शन नंबर सेकंड हल दिया गया है, यानी कि इनका पूरा नाम है क्लार्क हल, और यहाँ पर लिखा है क्या पेवलॉव, इवान पेवलॉव, और यहाँ पर लिखा है थॉर्नडाइक। तो देखो ध्यान से, जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिखे थे बुक, वो हमारे कौन थे, वो हमारे स्किनर भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि उपलब्धि वाले बच्चों को क्या माना जाता है। ठीक है, जो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 90 से लेकर जो है यहाँ पर कर दो आप 110 कर लो। ठीक है, यहाँ पर जो है 90 से लेकर 110 होगा। तो अकॉर्डिंग टू टर्मन चाइल्ड IQ रेंज फ्रॉम 90 to 110, ठीक है, कंसिडर्ड एज, मतलब टर्मन के अनुसार जो है 190 से लेकर 110 बुद्धि उपलब्धि वाले बच्चों को माना जाता है। तो उनको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 90 से लेकर 110 जो लिखा, मतलब जो हमारा पहले क्वेश्चन था 90 से लेकर 100, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई जो है यहाँ पर ऑप्शन बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैं जो है 90 से लेकर 110 कर दिया हूँ, जो कि हमारा जो है एवरेज वाला जो है कंसीडर किया जाता है। एवरेज इंटेलिजेंस जो है 90 से लेकर जो है 110 तक जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क के स्तरों पर शामिल नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पर जो है इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया, देखो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ऑप्शन सेकंड एक्सपेरिमेंट दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड जो दिया गया है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कल्पना। तो देखो ध्यान से भैया, जो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग में नहीं आएगा वो हमारा क्या होता है, इमेजिनेशन, जिसको बोलते हैं परिकल्पना, जो है इंडक्टिव रीजनिंग में नहीं आता है। वहीं बात करें ऑब्जर्वेशन की, ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो दिया गया ये भी आता है, और हमारा जनरलाइजेशन भी आता है। बट अगर बात करें, ठीक है, कि कौन नहीं आता है, वो हमारा होता है कल्पना नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है मॉर्फिम, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है सिलेबी यानी शब्दांश, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है स्वनिम यानी कि इसको बोलते हैं फोनिम, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है वर्ड्स। तो देखो ध्यान से भैया,
जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मॉर्फीम होता है, जिसको बोलते हैं रूपी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अब यहाँ पर साउंड लगा देता है तो हमारा आंसर यहाँ तुरंत बदल जाता है, हमारा क्या हो जाता है, वो फोनिम हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट कि इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, तो हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पर मॉर्फीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्ची काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, ठीक है। एक बच्चा जो है काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में शामिल है, ठीक है। ए चाइल्ड स्टार्ट फियरिंग आफ्टर सीइंग ए ब्लैक काउ, ब्लैक डॉग, ब्लैक ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इंक्लूड, तो ये जो है किसके अंतर्गत जो है हमारा इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है दिया गया है रेस्पॉन्स कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड दिया गया है रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो देखो भैया, जब कोई बच्चा जो है मतलब काली गाय से, काला कुत्ता से और काली वस्तुओं से डरने लगता है, तो उसके अंदर जो है एक प्रकार से स्टिमुलस जो है जनरेशन उसका हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है एक उद्दीपक जो सामान्यीकरण जो है जनरेट हो जाता है, इसलिए वो जो है डरने लगता है उन सब चीज़ों से, काली चीज़ों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, MMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। मल्टीफेजिक, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, और आई से हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री, और यहाँ पर जो सबसे पहले ये हम लिखा है इसको होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसका फुल फॉर्म होता है MMPI का। इसको भी आप जो है याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है इस बार जो है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो MMPI इज ए टेस्ट यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, MMPI के जरिए जो है इनमें से क्या मेजर करते हैं, तो भैया MMPI के जरिए जो है हम क्या मेजर करते हैं, वो हम पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, इस स्टेटमेंट को जो है कौन दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया गया है JP गिलफर्ड, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है क्रूज, और ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है रॉस। तो भैया जो है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, इसको जो देने वाले थे, इस जो है स्टेटमेंट को जो देने वाले थे, इस कथन को जो देने वाले थे हमारे कौन थे, रॉस भाई थे साहब थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो भैया अहम जो पूछा जा रहा है वो जो है किसके द्वारा निर्देशित होता है, गाइडेड जो है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है वास्तविकता के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, और ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो देखो भैया, जो ईगो होता है, सबसे पहले जो हमारे फ्रूड भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले बात जो किया था वो सबसे पहले इड था, उसके बाद ईगो, और उसके बाद हमारा क्या था, सुपर ईगो। तो देखो भैया, जो इड को जो है जो गाइड करता है वो हमारा क्या होता है भैया, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, ध्यान से बिल्कुल सुनना। और जो ईगो को जो गाइड करता है वो हमारा होता है रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत। और जो सुपर ईगो होता है वो हमारा जो है आइडियलिज्म प्रिंसिपल पर होता है। अब ध्यान से सुनो क्या पूछा है कि ईगो इज गाइडेड बाय, ईगो को कौन गाइड करता है, तो ईगो को गाइड करने वाला हमारा क्या होता है भैया, रियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से आपको जिसमें जो है 3 क्वेश्चन मिल गए। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले मिलेगा कि भैया जो है जो फ्रूड ने अपना दिया कॉन्सेप्ट इड, ईगो और सुपर ईगो, तो इड का मतलब होता है प्लेजर प्रिंसिपल हो गया, और ईगो का मतलब हो गया रियलिटी प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पर जो है सुपर ईगो मतलब हो गया इसका आइडियलिज्म प्रिंसिपल हो गया, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत, ठीक है भैया। तो ये बिल्कुल समझ लेना, बढ़िया
क्वेश्चन है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, समविकर्ण सिद्धांत यानी कि कंसोलिडेशन थ्योरी निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कंसोलिडेशन थ्योरी है वो जो है इसमें एक्सप्लेन करता है, वो स्मृति को जो है एक्सप्लेन करता है, यानी कि मेमोरी को। देखो कंसोलिडेशन थ्योरी मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमारे दिमाग में जो है कितने अच्छे तरीके से जो है बैठ गई है, बिल्कुल सॉलिड हो गई है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कंसोलिडेशन को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा मेमोरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है 11, प्रश्न कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल के लिए जो है इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है? तो देखो ध्यान से भैया, हाँ या ना वाले प्रश्न की संख्या बढ़ाना ये तो भैया बिल्कुल तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा भैया ना है, मतलब कि क्या पूछा आपसे, नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट में सबसे पहले हमारा पहला ही जो है इसमें से नॉट करेक्ट हो जाएगा। कैसे भैया? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब स्किल की बेसिस पर, क्वेश्चनिंग स्किल जो है पूछ रहे हो, तो उसमें केवल हाँ या ना बस अगर क्वेश्चन डाल दोगे तो कहाँ कोई मतलब जो है एक प्रकार से आपको किसी चीज़ का जो है किसी क्वेश्चन का जो है विस्तार से जो है आंसर दे पाएगा। हाँ या ना मतलब यही तो होगा कि ट्रू फॉल्स, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर देखते हैं, डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड लिसनिंग। बिल्कुल सही बात है भैया कि अगर कोई ध्यानपूर्वक मतलब कोई बोल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि सामने वाले की बात को जो है हम ध्यानपूर्वक सुने। तो डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड लिसनिंग यानी सुनने के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चनिंग स्किल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यूजिंग इंकरेजिंग मेथड व्हाइल क्वेश्चनिंग, यानी प्रश्न पूछते समय उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। सही बात भैया कि उनसे बताओ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने आया कि जो है सर या मैम जो है ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तो उससे उसका जो है एक प्रकार से इंकरेजमेंट करो, उसको जो है उत्साहवर्धक करो कि हाँ बच्चा पूछने ही तुमसे तो आया है। जब बच्चा तुमसे पूछने आया है तो जब उसको ऐसा कुछ कहोगे तो उसके मन में और जिज्ञासा होगा कि और क्वेश्चन जो है हमको मैम से पूछना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 दिया गया है कि इनकरेज क्वेश्चनिंग, तो वही प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। ये भी सही बात है कि भैया ये हाँ कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ लिया, जैसे आप सर हैं मैडम हैं, तो आपसे कोई पूछ लिया कि भैया कि a+b का क्यूब बताओ, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो क्वेश्चन पूछा है कोई बच्चा क्लास 6 का बच्चा मान लीजिए ऐसे पूछा है, तो बिल्कुल आपको भी एक अचंभित होगा ना, क्योंकि a+b का क्यूब इसमें तो आता नहीं है, पर उसके अंदर जिज्ञासा है, ठीक है, कि पूछ ले तो ये सर जो है हम मैडम जो हमको इसको बताएंगी, ठीक है। तो कहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछना है ये भी बिल्कुल मैटर करता है। तो क्वेश्चनिंग स्किल के में जो है हमारा नहीं आता, वो हमारा होता है कि मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ यस और नो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे। कौन थे? हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पर दिया है डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया में कि जो है किस चीज़ में कठिनाई होती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया भैया स्पीकिंग, बिल्कुल गलत बात है भैया। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया एक्सप्रेसिंग यानी कि अपने आप को जो है व्यक्त करना, ये भी गलत बात है। देखो डिसलेक्सिया जो हमारा जो है प्रकार से पठन विकार है, यानी कि पढ़ने में जो उसको जो है समस्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने या वर्तनी में जो है हमको दिक्कत होगी अगर जो भी बच्चा जो है अगर डिसलेक्सिया का जो है प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, आधार आयु बेसल एज निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? देखो भैया एक होता है हमारा बेसल एज, एक होता है हमारा दूसरा टर्मिनल एज, समझे। बेसल एज मतलब भैया कि देखो यहाँ पर लिखा टर्मिनल एज, इसको बता दोनों। बेसल एज मतलब भैया कि अपने लेवल तक जो है आप सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए क्लास 6 के अगर आप छात्र हैं तो क्लास 6 तक जो है हो सकता है मैक्सिमम क्लास 7 या 8 तक सीख सकते हैं। पर अब अगर आपसे पूछ ले कि भैया आप जो है क्लास 11-12 का जो फार्मूला बताओ, तो नहीं हो पाएगा ना, सबका एक निर्धारित होता है। जैसे बेसल एज अपना ये बता दिया, ठीक है। और टर्मिनल एज हमारा यही होता है कि भैया जब 11 और 12 का जब आप जो है आंसर नहीं बता पाओगे, मतलब कोई क्लास 6 का बच्चा है
ठीक है। अगर वो अपने क्लास का जो है आंसर सब कुछ बता दे रहा है तो ठीक है, यानी कि अपने बेसल लेवल पर सही है। अगर वही बच्चा जो है जब क्लास 11th और 12th का जो है आंसर नहीं बता पा रहा है क्योंकि अभी पढ़ा नहीं, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल एज हमारा वही हो जाता है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर बेसल एज पूछा है, तो बेसल एज जो है इसमें से किससे रिलेटेड हमारा हो जाएगा, तो बेसल मतलब एज जो हमारा जो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से जो है रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम करके सीखते हैं या किसने कहा था। वी लर्न बाय डूइंग, हु सेड दिस। भैया जो हम कर सीखते हैं ये कथन जो कहने वाले थे वो हमारे कौन थे, सिम्पसन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 16। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है। इनमें से जो है कौन सा विधि जो है डेमोक्रेटिक विधि नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है वो है लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है ग्रुप डिस्कशन यानी कि सामूहिक चर्चा, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है प्रोजेक्ट मेथड, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो फोर्थ दिया गया है पार्टिसिपेटरी मेथड। तो देखो ध्यान से भैया, जो इनमें से डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो विधि नहीं है, ठीक है, टीचिंग का, वो हमारा हो जाएगा लेक्चर मेथड। ठीक है, यानी कि व्याख्यान विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है प्रकार से जो हमारा लेक्चर मेथड हो जाएगा ये जो है ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, यानी कि टीचर आएगा भैया और जो उसके मन में होगा वो पढ़ाकर जो है अपना चला जाएगा। बहुत ख़राब होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड बिल्कुल ही ख़राब होता है। अब ग्रुप डिस्कशन ये बिल्कुल सही बात है भैया। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है बैठ गए और अपना अपना जो है विचार को व्यक्त कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन हमारा ये हो गया। पार्टिसिपेटरी में भी कुछ इसी प्रकार होगा, और प्रोजेक्ट मेथड में तो होगा क्योंकि भैया किसी काम को दिए हैं तो उसमें जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है अपना उसमें जो है विचार को जो है व्यक्त करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 17। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंसाइट किसने प्रतिपादित किया था। हु हैज़ परफॉर्म द थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो थ्योरी ऑफ इंसाइट को देने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया थॉर्नडाइक भाई साहब। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया यहाँ पर दिया गया हेगार्टी, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर स्किनर। तो देखो ध्यान से भैया, जो थ्योरी ऑफ इंसाइट जो देने वाले थे वो हमारे थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेने के अधिगम पदानुक्रम यानी कि हियरार्की ऑफ लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है। जो गेने थे उन्होंने अपना जो दिया था हियरार्की ऑफ लर्निंग, उनमें जो है सबसे नीचे वाला स्तर कौन था, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है सिग्नल लर्निंग। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाए। सिग्नल लर्निंग जो था मतलब इसमें गेने हियरार्की लर्निंग में सबसे निचला स्तर हमारा यही था। ठीक है। सिग्नल लर्निंग हमारा जो सबसे निचला स्तर था हियरार्की ऑफ लर्निंग जो हमारे गेने साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 19। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है एक मतलब कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो है कभी समाप्त ही नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है किससे रिलेट होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से जो है रिलेट होता है कि भैया निरंतरता का सिद्धांत यही है कि भैया निरंतर अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है तो निरंतर जो है बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऐसा मत सोचना कि मतलब बिल्कुल जो है हाइट से। ठीक है। अपना जब डेवलपमेंट जब देखते हैं भैया तो उसमें जो है क्वांटिटेटिव यानी कि उसका जो है भार बढ़ेगा। QUAN क्वांटिटेटिव, और दूसरा हमारा होता है क्वालिटेटिव। तो भैया जब डेवलपमेंट की बात करते हैं सिंपली तो उसमें जो है क्वांटिटेटिव यानी कि उसका भार, और क्वालिटेटिव मतलब कितना वो सीख चुका है, दोनों को जो है हम देखते हैं किसके अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत। अगर सिंपली आपसे ग्रोथ बोलेगा तो ग्रोथ में केवल हम जो है क्वांटिटी देखते हैं कि कितना जो है इसका वजन होगा, कितना जो है इसका भार हो गया, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लियर रहेगा। सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारे से भैया कौन, ये
कौन थे हमारे, ये फ्रूड साहब थे, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस को देने वाले हमारे फ्रूड भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मूल प्रवृत्तियाँ को 14 प्रकार में किसके द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया था। तो मूल प्रवृत्तियों को जो है 14 प्रकार से जो वर्गीकृत करने वाले थे वो हमारे थे मैकडूगल भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोली आयु यानी कि गैंग एज आयु से संबंधित और विलंबित विकास से संबंधित है। तो देखो ध्यान से भैया, जो गैंग एज इज एसोसिएटेड टू एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू। तो जो हमारा गैंग एज होता है वो हमारा कितना होता है, 8 से लेकर 10 वर्ष, और हमारा जो इसमें डेवलपमेंट जो जुड़ा होता है वो जो हमारा समाज से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो रहेगा, अब गैंग एज को ही भैया जो हमारा लेट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लेट डेवलपमेंट होता है, उसी को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर थर्ड, अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। इन ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैन बी। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है किस प्रकार हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में और जीरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया था। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है जो देने वाले हमारे थे वो कौन थे भैया, वो हमारे जो है बंडूरा साहब थे, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ से थे, ये कनाडा से थे। कहाँ से, कनाडा से थे बंडूरा भाई साहब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधिगम का पठार लर्निंग प्लेट्यू क्या है। तो लर्निंग प्लेट्यू क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है, क्या हमारा अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग यानी कि अधिगम में अवरुद्ध समृद्धि, और ऑप्शन नंबर सेकंड दिया अधिगम में दोष, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है मतलब कि अधिगम की समाप्ति, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि अधिगम में बाधा। तो देखो भैया, जो लर्निंग प्लेट्यू जो होता है इसमें क्या होता है कि अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग यानी कि जो है एक प्रकार से अरेस्ट हो जाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम में अवरुद्ध समृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लर्निंग प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक 16 साल का बच्चा बुद्धि उपलब्धि जो है 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु जो है आपको बताना है। देखो भैया, इसको निकालने के लिए भाई साहब एक फार्मूला होता है, IQ इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज इंटू क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब ध्यान से देखो भैया, निकालना है आपको, क्या निकालना है, मेंटल एज, यानी कि भाई साहब आपको निकालना है ये, आपको निकालना है ये, निकालना है। तो इसको यहीं पर रहने दो, यानी कि मेंटल एज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, IQ मल्टीप्लाई क्या हो गया, CA और अपान क्या हो गया, 100। तो देखो ध्यान से भैया कि IQ कितना दिया गया बच्चे का, IQ बच्चे का जो है 75 है, ध्यान से देखना, और क्रोनोलॉजिकल एज कितना भैया, 16 साल का है। कितने साल का है ये, तो 1 मिनट को यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, 75 गुणे कितना है गया 16, और अपान यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है ये 100। तो 100 से इसको कर दो डिवाइड, तो कितना हो गया यहाँ पर, देखो ध्यान से 75, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया 4, मतलब 25 थे 75 और 25 चौका 100, ये हो गया, और 4 चौ कितना हो गया 16। तो इसका जो है कितना मेंटल एज कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो 4 थे 12, कितना आएगा हमारे पास यहाँ 12, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से बिल्कुल, कोलर अपने प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग जो है किस प्रकार का होता है। तो कोलर भाई साहब यही मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से जो है प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर कहीं भी आप जो है फंस गए हो मान लीजिए, ठीक है, तो आप पहले जो है वहाँ से निकलने के लिए पूरा जो आपका जिस रूम में फंसे हुए हैं उसको जो है बिल्कुल देखिए कि कहाँ से जो है कोई सुराख मिल पा रहा है कि यहाँ पर से जो है निकल पा रहे हैं।
ऐसा नहीं कि तुरंत फंसे हो, गड्ढा खोदना स्टार्ट हो गया, नहीं, पहले पूरा जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है पूरे रूम को देखो, अगर आपको लग रहा है कि निकल पाओगे तो प्रयास बिल्कुल करो, ठीक है भैया। तो कोलर हमारा यही कहते थे, क्योंकि लर्निंग ये जो है लर्निंग से ये भी आते हैं, तो इनका कहना ये भी था कि भैया जो पूरे सिचुएशन को पहले देखो, फिर उसके बाद जो है जो सोल्यूशन निकाल पाओ उसको जो है फॉलो करो, ठीक है भैया। चिंपैंजी हमारा यही किया था, शुरुआत में ऐसा नहीं था कि कूद कूद कर जो है केला खाने लगा था, पहले वो देखा कि भैया जो है किस प्रकार हम केले तक पहुंच पाएंगे, तो धीरे धीरे जो है मेज वेज लगाया और फिर जाकर जो है केला खा लिया था। तो हमारे जो कोलर भाई साहब उसी में से हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि भैया द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, यानी कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करो, माने उसको देखो अच्छे से, तब फिर उसके बाद जो है डिसीजन लो कि हमको आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीमेटिक, THEMATIC, थीमेटिक एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन टेस्ट इसको बोलते हैं, जिसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, अच्छा वही क्वेश्चन पूछा कि मतलब इसको जो डिज़ाइन कौन किया था, तो इसको जो डिज़ाइन करने वाले थे वो हमारे थे मुर्रे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया है मुर्रे, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में लिख दिया मरे, तो मुर्रे ही पढ़ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भाटिया बैटरी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का मापन जो है किसके लिए करते हैं भैया, भाटिया साहब का जो बैटरी है ये क्या मापन करता है, तो भाटिया भाई साहब का जो बैटरी है ये जो है इंटेलिजेंस मापन करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 10, स्टेनले हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो स्टेनले हॉल का जो है इनमें से किसकी व्याख्या करता है, तो हमारा हो जाएगा साइकोलॉजी ऑफ क्या, एडोलेसेंट, यानी कि जो भैया मतलब कि जो किशोरावस्था के जो फादर हैं वो हमारे कौन हैं, ये कौन है, स्टेनले हॉल। तो यही जो है साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट जो है दिए थे, यानी किशोरों का क्या मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने, देखिए ध्यान से, जो संबंध स्किनर का चूहों से और थर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कोलर का किससे था। तो भैया कोलर का भी बताएं किससे, चिंपैंजी से था, यानी कि वन मानुस, यानी जिसको बोलते हैं चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन क्या है, थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि जिसको बोलते हैं SR थ्योरी की अधिगम प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो है कौन महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है मोटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है ऑपरेंट बिहेवियर, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया ड्राइव। तो भैया जो SR थ्योरी के लिए जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नहीं है वो हमारा होता है ऑपरेंट बिहेवियर, जो हमारे भाई साहब कौन दिए थे, ये स्किनर भाई साहब थे। कौन दिए थे इसको, स्किनर भाई साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, which is not included in psychological factor that contribute to learning from the following, ठीक है। तो कौन सा इसमें जो है शामिल हमारा नहीं हो जाएगा अधिगम में, ठीक है। तो देखो ध्यान से भैया, जो यहाँ पर जो होते हैं नेचर ऑफ कंटेंट किस प्रकार का है, ये जो है हमारा शामिल नहीं होगा। और जो शामिल रहेगा बिल्कुल भैया रुचि रहेगा, तो आराम से बिल्कुल एकदम से पढ़ोगे। मोटिवेशन तो जानते हो भैया, हर वीडियो हमको चाहिए 2 मिनट वाला मोटिवेशन, और डिजायर ऑफ लर्न यानी कि अधिगम यानी पढ़ने की इच्छा है, तो भैया बिल्कुल ये लगे रहना। पर अगर आप शिकायत करके भैया कंटेंट अच्छा नहीं ये सब, तो बिल्कुल ये थोड़ा हमारा जो है बैड में जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो हमारा भैया नेचर ऑफ कंटेंट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि यानी कि एजुकेशनल क्वेश्चन की अवधारणा किसने दी थी। तो भैया जो हु हैज़ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, तो इसकी जो अवधारणा देने वाले थे वो हमारे कौन थे, सिरिल बर्ड थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का जो है आपको बताना है कि कौन सा भैया जो है यहाँ पर जो है
सही क्रम है। तो देखो भैया यहाँ पर जो कॉग्निटिव का जो सही ऑर्डर हमारा निकल कर आता है, देखो उसको आप पिछली वीडियो में बताए थे आपको, कुआं, KUAA, कुआं, ठीक है, SE लास्ट में हमारा जो है कुआं SE। देखो सबसे पहले क्या हो गया, नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर अप्लाई, फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारा एनालिसिस, फिर क्या हो गया सिंथेसिस, फिर यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सिंथेसिस, यही सिंथेसिस हो गया, और फिर इवैल्यूएशन लास्ट में करेंगे। तो इसी ऑर्डर को देख लो, सबसे पहले नॉलेज, फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्या हो गया एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर सिंथेसिस करेंगे, फिर इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following stage is not the part of Brunner cognitive development theory? ब्रूनर के जो है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी गए थे, मतलब यानी कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो दिए गए थे, उनमें से जो है कौन सा इनमें से स्टेज नहीं है। तो देखो ध्यान से भैया, जो इनिटेटिव स्टेज है यही नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब इसमें से इनएक्टिव पहले वाला था, आइकॉनिक सेकंड था, और सिम्बोलिक जो है यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें शामिल नहीं था ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, वो हमारा था इनिटेटिव स्टेज, यानी कि क्या अंत प्रज्ञा चरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिरर ड्राइंग टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, सीखना यानी कि अधिगम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3rd राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इट इज़ नॉट ए डायमेंशन ऑफ मेमोरी। इनमें से जो है कौन सा मेमोरी का जो है आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है रिटेंशन। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है कि कोई चीज़ पाओ तो उसको अपने दिमाग में बिल्कुल धारण कर लो। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रिकॉल, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर आज चैप्टर पढ़े हो तो 2-3 दिन के बाद जो है रिकॉल कर लो, तो जो है थोड़ा परमानेंट आपकी मेमोरी में बनेगा। रिकॉग्निशन पहचान तो जरूरी है। यहाँ पर जो दिया गया है रीजनिंग, ठीक है, तो रीजनिंग हमारा जो है इसके वुडवर्थ के अंतर्गत जो है नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। 4 से 5 वर्ष की आयु में एक बालक में अपने पिता की तुलना में अपनी माता के प्रति गहरा लगाव विकसित हो जाता है। फ्रायड द्वारा बालक के इस व्यवहार परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। अगर जो है क्या बोल रहा है कि एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर ए मेल चाइल्ड डेवलप ए मोर प्रोफाउंड अटैच टूवर्ड मदर। अगर जो है मेल चाइल्ड का अट्रैक्शन जो है मम्मी की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वहीं अगर जो है मतलब गर्ल का जो है, सॉरी लड़की का जो है, अगर उसका अट्रैक्शन जो है पापा की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाता है अगर वहाँ पर गर्ल लिखा होता है, ठीक है। पर यहाँ पर लिखा है मेल चाइल्ड, तो भैया मेल चाइल्ड मतलब ओडिपस कॉम्प्लेक्स हमारा राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अल्बर्ट बंडूरा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब जो हमारे कनाडा के हैं, ये जो है सोशल लर्निंग से जो है ये संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जो है ये रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो भैया यहाँ पर साइकोसेक्सुअल लिखा है, ये जो हमारे फ्रूड भाई साहब हैं इससे जो है रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर जो बिहेवियरल थ्योरी लिखा है इसमें जो है कई सारे लोग आते हैं, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करेंगे। तो अभी हम बताएं, क्या बताएं भैया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो देने वाले थे ब्रूनर भाई साहब थे, ठीक है भैया। कौन कौन सा स्टेज इसमें याद कर लीजिए। सबसे पहले इनएक्टिव, फिर कौन सा आइकॉनिक, उसके बाद क्या हमारा सिंबल EIS, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिया प्रसूद ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम पूछ रहा है भैया आपसे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो दूसरा नाम होता है वो हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होता है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा। बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं आईक्यू की गणना करने का सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो अभी ऊपर हम बताएं कि आईक्यू को गणना करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपन क्या होता है क्रोनोलॉजिकल एज इनटू कितना होता है 100। अब यहीं पर देख लो मेंटल एज कहाँ पर लिखा है, ऊपर देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर लिखा है मानसिक आयु, मेंटल आयु और क्रोनोलॉजिकल एज, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है इंटू 100। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है? तो भैया विद्रोह की बिल्कुल तो किससे हमारा जो है ये संबंधित हो जाता है, तो हमारा ये अर्ली एडोलेसेंस में हमारा जो है विद्रोह की भावना जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। संप्रेषण कम्युनिकेशन से संबंधित अक्षमता विकार कौन सा है? ठीक है, यानी कि संप्रेषण से संबंधित जिसमें जो है हम जो है किसी के सामने जो अपनी बात को जो है व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो है आपसे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमारा क्या होता है डिस्फेजिया होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया बताएं भैया ये पठन विकार है यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्कैलकुलिया यानी कि ये गणन विकार है, कौन सा, जिसमें कैलकुलेशन नियम से नहीं होता जल्दी। और डिस्ग्राफिया हमारा ये लिखन विकार है, जिसमें जो है हमारा जो है लिखना होगा बैड, ठीक है, इसमें ही कन्फ्यूजन होंगे कि बैड हमको जो है कैसे लिखेंगे, फिर पहले डी लिख देंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे थोड़ा उल्टा कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन, यह कथन किसके द्वारा है? तो भैया यह कथन जो देने वाले हमारे थे वो कौन थे, हमारे कौन थे भैया, ये इसको जो देने वाले थे वो हमारे स्किनर भाई साहब थे। ठीक है, कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जैसे जैसे जो है हमको सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, हमको जो है अनुभव होगा, कुछ ट्रेनिंग होगा, तो इसको जो ये जो स्टेटमेंट देने वाले थे वो हमारे भैया स्किनर भाई साहब थे, जो पूरी तरह फोर्स करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है, कहीं भी रीइंफोर्समेंट लिखा देखना तुरंत जो है कूद जाना किसके पास, स्किनर भाई साहब के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? देखो भैया ध्यान से, 2 फैक्टर थ्योरी देने वाले कौन हो गए हमारे, कौन हो गए भैया, स्पीयरमैन हो गए, कौन हो गए, स्पीयरमैन हो गए। अब यहाँ पर यूनिफैक्टर इसको जो बात करो भैया कौन, बिन्ने साहब। फिर पहुँच जाओ मल्टी फैक्टर थ्योरी, कौन हो गया भैया, मल्टी फैक्टर थ्योरी हमारे कौन हो गए। अब इसको जो है आप बताना मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है देने वाले कौन थे, कि बता दूं मैं, तो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी देने वाले थे वो भैया थॉर्नडाइक भाई साहब थे। कौन थे, थॉर्नडाइक। और इसमें से जो इंटेलिजेंस का जो थ्योरी नहीं वो हमारा थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ये हमारा जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पियाजे के अनुसार जो है इनमें से कौन सा सेकंड स्टेज हमारा हो जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का। तो भैया जो सेकंड स्टेज हमारा होता है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टलेस ग्लैंड, इनमें से जो है कौन सा वाहिनीहीन ग्रंथि है। ठीक है, वाहिनीहीन ग्रंथि इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हमारा होता है वो सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, इनके पास जो है क्या होता है, इनके पास जो है अपना खुद का डक्ट होता है, अपना सिक्रीशन जो है एक नली के माध्यम से करते हैं, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इनके पास डक्ट नहीं होता, तो अपना सिक्रीशन जो है डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, तभी हार्मोन इतना जल्दी बढ़ जाता है भैया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे
आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव विधि कौन सी है? ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड मतलब विधि आपसे मेथड जो है आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो जो सबसे सब्जेक्टिव मेथड होता है वो हमारा है क्या है? अंतरदर्शन विधि, यानी किसी बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो प्रतिपादक थे वो हमारे कौन थे भाई साहब? अभी क्या बताए हैं, कौन थे भैया? जहाँ देखना लगा देना, स्किनर भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानसिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो है इनमें से कौन सा अप्रोच जो है बढ़िया रहेगा? कौन सा जो है दृष्टिकोण बढ़िया रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि इनरिचमेंट अप्रोच, यानी कि संवर्धन दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है कि हाई लेवल करिकुलम। बिल्कुल मत करना भैया, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे पूरा। अब यहाँ पर लिखा है क्या? इंडिविजुअलाइज इंटरेक्शन। तो ये सही है भैया। क्यों सही है? कि भैया कोई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इंडिविजुअल जाकर थोड़ा सा जो है उसको व्यक्तिगत रूप से समझा दो कि भैया 3 + 2 = 5 होता है, 3 + 3 = 6 होता है, उसको बता दो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, उसको हाथ को पकड़ कर इसे सिखा दो सकते हो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम वक्र में पठार प्लेट्यू निम्नलिखित में से किसके कारण बनता है? तो भैया ये बनता है थकान की वजह से बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थकान की वजह से। व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप कैसा होता है? नेचर ऑफ पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। तो यहाँ पर कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सोशल इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर सेकंड सोशियोलॉजिकल फिजिकल, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया है सोशियोलॉजिकल स्पिरिचुअल। तो जो नेचर ऑफ पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो है मनोवैज्ञानिक फिजिकल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? साइकोलॉजिकल फिजिकल, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल ध्यान से देखना। संख्यात्मक डेटा के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुति, तुलना और व्याख्या के तरीकों से निपटने वाले विज्ञान को कहा जाता है भैया, इसको बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं संख्यायिकी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। FIACS, ठीक है, अब इसका जो है ये किससे जो है हमारा रिलेटेड हो जाता है, किससे जो है लिंक करता है? तो ये हमारा जो है फ्लेंडर से जो है रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी? इनमें से जो है कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है? तो प्रगतिशील शिक्षा पर हमारा जो आधारित होता है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहता है कि भैया समस्या लाओ, तुम समाधान पट्ट से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में से कौन सा निम्नलिखित में से भिन्न अलग है? तो भैया जो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, इनमें से जो है कौन सा जो है यहाँ डिफरेंट लिखा है, इसको लिख दो ऑड लिख दो। तो ऑड जो है यानी कि अलग कौन है? तो भैया जो अलग होता है वो हमारा एप्टीट्यूड होता है, अभिक्षमता जिसको बोलते हैं। देखो जब कोई क्वेश्चन पेपर बनता है तो जो है विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए कि क्वेश्चन ये पूछना है हमको, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, MCQ हमको इतना रखना है, ये सब होना चाहिए। यहाँ पर जो है एप्टीट्यूड की बात नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि नॉट पूछा है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट पूछा है, तो डिफरेंट हमारा एप्टीट्यूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लाउड पिक्चर टेस्ट का उपयोग किसके मापन के लिए किया था? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो है मापन करते हैं हम पर्सनालिटी के लिए। देने वाले कौन थे? ईस्टन भाई साहब। और पूरा नाम बोलो तो विलियम ईस्टन लिख लो भैया। ठीक है, पता नहीं टपक पड़ेगी इस बार कोई पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा 20। कॉम्बेट जिसको बोलते हैं विग्रह या युत्सा बोलते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? तो कॉम्बेट जो है प्रकार से हमारी होती है क्या? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट बोलते हैं, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है तो पक्का रोएगा, बिल्ली अगर पैदा हुई है तो थोड़ा सा म्याऊं म्याऊं करेगी,
कुत्ता अगर पैदा हुआ है तो जो है भौंकने का काम जो है करेगा। ये जो है अपना एक इंस्टिंक्ट यानी कि जो है जन्मजात जो है उनके अंदर होता है। अब ऐसा नहीं कुत्ता जो है हम लोग की तरह बात करेगा, चलिए भैया यहाँ चलिए, ठीक है। सबके अंदर जो है एक मूल प्रवृत्ति जो है पाई जाती है, ईश्वर ने उसको जो है कैसा दिया है, इन्नेट ही दिया है। यानी कि जो है जब आप पैदा होते हैं तभी लेकर जो है पैदा होते हैं, ठीक है भैया। इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आ रहा है तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिएगा, मैं जो है आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।